Hello everyone, welcome back to my channel Tutorial. Today we are going to discuss status of women in feudal Europe, जो कि 9th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक कंसिडर किया जाता है कि यूरोप का सोसाइटी जो है वो फ्यूडल होता है। और इस टाइम के में विमेन की क्या पोजीशन होती है, इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का ट्यूटोरियल चैनल पर, और लेट्स बिगिन। देखते हैं विमेन का क्या पोजीशन था यूरोप के अंदर फ्यूडल सोसाइटी में। तो हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर लीगली जो है विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेट तो होता था, इन जनरली होता था। लीगली विमेन के पास कोई ऐसे राइट्स नहीं थे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ मेल मेल के लाइक एक्सप्लॉयटेशन से, जो उन पे जो प्रेशर होता था सोसाइटी का उससे। और इन जनरल उनके पास बहुत कम फ्रीडम था, तो वो अपने आप को कानूनी तौर पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाती थी। तो ये तो यूरोप के अंदर था कि लीगली वो फ्री नहीं थी। देयर आर ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ सम न्यू डेवलपमेंट। लेकिन जब फ्यूडलिज्म के एंड में हम जब देखते हैं तो देखते हैं कि विमेन कैसे असर्ट करती हैं और कैसे नया डेवलपमेंट्स होता है। इंडस्ट्रियल हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब यूरोप में होता है तो कैसे वहाँ की सोसाइटी बदलती है, और विमेन के कंडीशंस कैसे चेंज होते हैं सिग्निफिकेंटली। अपर क्लास विमेन के पास कुछ पावर्स होते थे उस टाइम पे भी, और लेकिन वो सिर्फ घर तक ही सीमित होता था। उनके पास ये पावर नहीं होता था कि लाइक वो घर के बाहर भी अपने पावर को का यूज कर सकें। तो लॉ ऑफ मैरिज जो होता था, मैरिज के अंदर जो लॉज थे यूरोप में, जो कानूनी तौर पर जिसको मान्यता मिली थी, उसमें हस्बैंड को पूरी छूट होती थी कि वो विमेन के पास जो प्रॉपर्टी है वो ले ले। ठीक है, तो विमेन के पास प्रॉपर्टी का राइट यूरोप में नहीं के बराबर। विमेन के पास जो प्रॉपर्टी का राइट है वो नहीं है यूरोप में। ऑल दो हमने जब इस्लामिक हिस्ट्री हमने जब कवर करी थी, तो हमने देखा था कि कैसे इस्लाम के एडवेंट से विमेन के पोजीशन में कैसे बदलाव आए थे वहाँ पे, कि कैसे इस्लामिक लेजिस्लेशन ने विमेन को राइट्स दिया था कि वो अपने उसका प्रॉपर्टी में शेयर होगा। और मैरिज में कैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिजेज होते थे इस्लाम के अंदर। तो यदि आपने उस वीडियोस को नहीं देखा तो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि इस्लामिक विमेन का जो है हिस्ट्री, एक इस्लामिक हिस्ट्री जो है विमेन का, उसको हमने डिस्कस किया है उसके ऊपर। तो आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं यूरोप में विमेन का जो कंडीशंस के बारे में। तो लॉ ऑफ मैरिज जो है वो हस्बैंड को पूरी आज़ादी देता था कि विमेन के पास कोई प्रॉपर्टी ना हो। ठीक ठीक है, और जब विमेन के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है तो वो असर्ट भी नहीं करती अपने राइट्स को, क्योंकि पता है कि प्रॉपर्टी उनके पास है नहीं। तो अगर वो कल की डेट में लाइक कोई असर्शन भी करती हैं, तो फिर उनको अपने डिपेंड तो रहना है अपनी फैमिली पे ही, अपने लाइक हस्बैंड के ऊपर ही। तो वो फिर असर्शन से भी डरती हैं। जब हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं ना, तो हम किसी भी दूसरे तरीके के असर्शन से बचते हैं। अगर हमारा डिपेंडेंस किसी दूसरे लोगों पर होता है तो हम उनके खिलाफ जाने से हमेशा डरते हैं। तो ये भी एक कारण था कि विमेन का असर्शन बहुत स्लोली हो रहा था, क्योंकि लॉ ऑफ जो मैरिज था वो कभी भी विमेन्स को ये राइट नहीं देता था कि अ, आप प्रॉपर्टी रखें। तो वो प्रॉपर्टी मेन के पास हो जाता था। सिग्निफिकेंटली ये चीज़ बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर देखने को मिलता है। तो इवन इंडिया के अंदर भी जब हम देखते हैं तो विमेन के पास कोई प्रॉपर्टीज़ राइट नहीं है। और बहुत आई थिंक आफ्टर 1950s विमेन को प्रॉपर्टीज़ राइट मिले हैं हिंदू कोड बिल के थ्रू, और डाइवोर्स राइट और डिफरेंट तरह की मैरिज एक्ट राइट्स वगैरह मिले हैं। तो ये विमेन को पहले राइट्स नहीं थे, तो इस कारण से विमेन मोर और लेस बहुत डिप्राइव्ड हो जाती हैं इन राइट्स के बिना। ऐसा देखा जाता है कि यूरोप की सोसाइटी में कि विमेन जो है काफ़ी अच्छी लाइक मेडिसिन प्रोवाइडर है, और एक चार्म डॉक्टर है। बहुत ही अच्छी डॉक्टर्स होती हैं वहाँ पे यूरोप के अंदर। लेकिन अ, उनको ये लीगली मेडिसिन प्रैक्टिस करने का राइट्स नहीं है, वहाँ नहीं था होता है उस टाइम पे मेडिएवल यूरोप के अंदर, फ्यूडल यूरोप के अंदर। तो अगर वो ऐसा करती हैं, अगर वो स्टेट के खिलाफ जाकर, कानून के खिलाफ जाकर अगर वो प्रैक्टिस करती हैं इस ऑक्यूपेशन को, फिर उनको जेल भी हो सकता है इस कारण से। तो ऑल दो उनको ये कुछ काम ऐसे हैं जो विमेन को बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उस टाइम के ऊपर विमेन को ये अधिकार नहीं होता है, उस राइट्स नहीं होता है कि उस काम को कर सकें लीगली। तो लीगली काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है विमेन के ऊपर फ्यूडल यूरोप में। विमेन को पार्लियामेंट में भी बैठने का अधिकार नहीं होता है कि वो पार्लियामेंट में बैठकर लेजिस्लेशन में क्या कुछ फैसले होते हैं उस पर कुछ अपना वक्तव्य दे सके, अपना कुछ ओपिनियन दे सके। ठीक है, तो विमेन आप इन शॉर्ट में अगर देखा जाए, ब्रीफली अगर बोला जाए, तो विमेन लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर मेन का सबॉर्डिनेट है। मतलब मेन के अंडर उनको रहना है। ठीक है, सबॉर्डिनेट पोजीशन पे रहना है, नीचे वाले पोजीशन पे रहना है मेन के, एंड शट ऑफ फ्रॉम पॉलिटिकल पावर। और पॉलिटिकल पावर से भी उनको दूर कर दिया जाता है। उस टाइम पे वो पॉलिटिकल पावर उनसे काफ़ी दूर होता है, पॉलिटिकल पावर असर्ट नहीं कर रही होती हैं।
अब हम देखेंगे कि न्यू डेवलपमेंट्स कैसे होते हैं, ठीक है? और यूरोप के अंदर जो चेंजेस आते हैं विमेन को लेके, वो कैसे किस किस तरह के चेंजेस हैं, उसमें क्या कुछ होता है। तो जो न्यू डेवलपमेंट के अंदर जो फर्स्ट थिंग, जो मेजर चेंजेस होता है ना, वो इस कारण से होता है क्योंकि विमेन का लाइक रिक्रूटमेंट्स होता है वेरियस पोस्ट पे, वेरियस पोजिशंस पे एम्प्लॉय एज वो बनती हैं, बहुत सारे फॉर्म में काम करना स्टार्ट करती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर काम करना स्टार्ट करती हैं। तो उनके लाइक पोजिशंस में उनके उनके पावर में काफ़ी ज़्यादा वो चेंजेस आते हैं। जैसे कि जब देखते हैं कि यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है यूरोपियन सोसाइटी में, तो वहाँ पे नए ट्रेड्स शुरू होते हैं, मतलब नए नए उद्योग जो हैं शुरू होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, नए कारोबार स्टार्ट होते हैं वहाँ पे। वहाँ पे नए लोगों की ज़रूरत होती है ताकि वहाँ की मार्केट में इंडस्ट्री में काम कर सके, और मास प्रोडक्शन होता है चीज़ों का, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो लोगों की ज़रूरत होती है, तो विमेन को भी रिक्रूट किया जाता है, ठीक है? और इस कारण से विमेन का इसमें विमेन उसको ज्वाइन करती हैं, और जो पुराने वाले कुछ संस्थान होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो भी एक्सपेंड करता है। तो हर जगह पर विमेन के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी होता है यूरोप में, जब फेडरलिज्म के एंड के में हम देखते हैं तो उस टाइम पे विमेन उसको ज्वाइन करती है। जैसे मतलब इंग्लैंड के अंदर जो क्राफ्ट गिल्ड है, जो भी कारीगरी वाली जितने भी काम है, मतलब चाहे एम्ब्रॉयडरी हो गया या फिर टेक्सटाइल के अंदर इंडस्ट्री के अंदर काम हो गया, उसमें जितने मेन होते हैं उतने फीमेल मेंबर भी होते हैं, विमेन भी होती हैं। और जब हम पेरिस के अंदर देखते हैं 15 गिल्ड्स होते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ विमेन ही होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे विमेन का एक हाउस होल्ड तक रहना, उससे चेंज होकर विमेन के पोजीशन में एक कुछ ऐसे गिल्ड्स हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ विमेन काम कर रही हैं पब्लिक स्फीयर पे। तो कैसे कितना कुछ बदल जाता है यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इतना ही नहीं, कुछ क्राफ्ट्स तो विमेन को रिक्रूट करना बंद कर देते हैं कि आप यहाँ पर काम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि अगर वो आ गई इसमें तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, और फिर मेन को फिर हटाना पड़ेगा, मेन का मेन को जॉब से हो सकता है हाथ धोना पड़े। इस कारण से विमेन को लेना वो बंद कर देते हैं। विमेन वेजेस फॉर द सेम वर्क वर लोअर देन मैन, और जो विमेन का वेज होता है ना सेम काम के लिए, वो मेन के वेज से कम होता है। तो विमेन को इतना पावर ना मिल जाए, विमेन ज़्यादा असर्ट ना करे, इसलिए विमेन को कम सैलरी दिया जाता है कि उसको उतने पोजीशंस भी प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, ठीक है? नाउ वी विल सी द मास एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन कैसे मास एम्प्लॉयमेंट में मतलब वुमेन के लिए कैसे मास एम्प्लॉयमेंट शुरू होता है, कैसे हर एक फॉर्म में जो कि हम पिछले प्रीवियसली देख रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे कि कैसे वहाँ पे वुमेन के लिए नया नया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आता है, तो उसमें वुमेन कैसे काम कर रही हैं। हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में विमेन जो है वो काम करना स्टार्ट करती हैं, एम्प्लॉय होती हैं, उनको उनको काम पर लिया जाता है, और जो कि सारे सारे काम पेड वर्क होते हैं, मतलब उसके कुछ पैसे मिलते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये हो रहा है जब विमेन को कोई काम वो कर रही हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं। मतलब इससे प्रीवियसली होता क्या था, विमेन जो काम करती है हाउस होल्ड पे, उसके ना कोई उसको पैसे दे रहा है, घर में वो काम कर रही है, उसके काम एक तरह से इनविजिबल होता है, हो रहा था। बट अब क्या हो रहा है, अब वो जो काम कर रही है घर के बाहर, उसके लिए कुछ पैसे मिल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि पावर में अपने आप ही एक इज़ाफ़ा होता है, कि एक इंक्रीमेंट होता है, ठीक है? कि जब आप पैसे अर्न करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके स्टेटस में, आपके पावर में अपने आप ही एक चेंजिंग आना शुरू होता है। और ऐसा देखा जाता है कि बहुत जो मिडिल क्लास टाउन और सिटी हैं, जो छोटे दर्जे के शहर और या फिर कस्बे हैं, वहाँ पर वीमेन बहुत सारे स्मॉल बिज़नेसेस की ओनर भी हैं। तो ना सिर्फ़ वो सिर्फ़ काम कर रही हैं, बल्कि कुछ नए अपॉर्च्युनिटीज़ आने पर वो बहुत सारे फर्म की ओनर भी बनती हैं। तो प्रिजर्वली मेनली विडोज़, और ये जो ओनर होती है ज़्यादातर विधवाएँ होती हैं, और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तक कंटिन्यू होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो होता है, इसके अंदर यूरोप एक सुपर पावर, यूरोपियन कंट्री एक सुपर पावर बनती है। तो वहाँ तक ये चीज़ कंटिन्यू होती है जब विमेन काम भी कर रही हैं और बहुत सारी फर्म की ओनर भी हैं। तो लंदन की जो कमर्शियल डायरेक्टरीज़ हैं 19th सेंचुरी में, वो काफ़ी ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पर काफ़ी नंबर में विमेन ओनर्स हैं। जी, बहुत सारे स्मॉल बिज़नेसेस हैं जिसकी ओनर विमेन हैं। तो लंदन के अंदर भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। जैसे कि पेरिस में हमने देखा कि कैसे सारी की सारी विमेन अ, इंक्लूडेड हैं, रिक्रूटेड हैं, बहुत सारे ऐसे बिज़नेसेस हैं उसमें। ऐसी विमेन जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो जिनको ऐसा माना जाता है कि वो कुलीन वर्ग से आती हैं, उनको उनके पास पावर तो होता है लेकिन घर के अंदर होता है, तो उनके स्टेटस में भी इजाफा होता है। और
वो भी अब काम कर सकती हैं, तो वो भी काम करना स्टार्ट करती हैं। तो पहले क्या होता था कि एरिस्टोक्रेटिक वुमेन आमतौर पर काम नहीं करती थी, क्योंकि एक तो काम करने के लिए कुछ मजबूरी होता था पहले, तभी लोग तभी कर रहे हैं। विमेन का काम करना पहले, विमेन तभी काम करती थी घर से बाहर जाकर जब देयर इज सम अर्जेंसी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, कि उनके फैमिली में कोई नहीं है, तब जाकर वो काम करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एरिस्टोक्रेटिक वुमेन भी काम कर रही हैं। लाइकवाइज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एज अ टीचर, ए माइनर क्लेर्जी, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन का जो एम्प्लॉयमेंट होता है टीचर के तौर पर भी बहुत सारा होता है। और चर्च के अंदर जो नन्स होती थी उसमें भी वुमेन को लिया जाता है। पहले क्या होता था कि सब मेल्स वगैरह ही नन्स होते थे, और वो लाइक बोलते हैं ना कि जो पहले के पादरी होते थे चर्च में, वो सारे मेल्स होते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि नन्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है, और एबेसिस, मतलब उसको हिंदी में वर्ड बोलते हैं महंती। तो जो जो एबेस होता है ना, जो चर्च का जो हेड होती है, उसको भी एज ए विमेन को भी लिया जाता है तो चर्च में। तो ये भी उनके स्टेटस में चेंज होता है। जब देखा जाता है कि विमेन घर से बाहर निकल कर काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो विमेन को इन सब पोस्ट पे भी इंक्लूड किया जाता है, ताकि कोई असर्सन ना हो। ग्रोइंग सेंस ऑफ पावर, हम देखेंगे कि सेंस ऑफ पावर कैसे विमेन के अंदर ग्रो होता है, कि विमेन को भी पावर लेना चाहिए अपने हाथों में, और विमेन के पास जो के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है लीगली, उसको कैसे खत्म करना है। उसके अंदर जो एक कॉन्शियसनेस आता है विमेन के अंदर, विमेन के अंदर एक कॉन्शियसनेस आता है कि हमें इन सब चीज़ों डिस्क्रिमिनेशन उनको खत्म करना है, और हमें भी पावर असर्ट पावर हम ग्रैब करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो कॉन्शियसनेस आता है, एक सेंस आता है उसके अंदर, सेंस ग्रो होता है विमेन के अंदर, उसको हम देखने वाले हैं। ऐसा रोमन इटली के अंदर कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं देखा जाता इसमें विमेन हो, और ना ऐसा कोई क्लब होता है, पॉलिटिकल क्लब, जिसके अंदर विमेन सिग्निफिकेंटली अपना लाइक कोई पॉलिटिकल असर्शन कर रही हो। ऐसा उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता है। बट देयर सीम्स टू हैव बीन ग्रोइंग सेंस ऑफ पावर अमंग वुमेन एंड ए ग्रोइंग अलार्म अमंग मेन। लेकिन वुमेन के अंदर एक सेंस ऑफ पावर डेवलप हो रहा होता है, क्योंकि जब उनके स्टेटस में चेंजेस आते हैं, जब उनके पास इकोनॉमिकली वो थोड़ी वेल बीइंग होती हैं, तो उसके अंदर एक पावर के लिए भी एक असर्शन वो आता है, कि सेंस ग्रो होता है कि हमें पावर भी ग्रैब करना चाहिए, ठीक है। एट द सेम टाइम जब विमेन के अंदर एक पावर की कॉन्शियसनेस आती है, तो मेन को एक डर भी लगता है कि अगर विमेन ज़्यादा असर्ट कर गई तो फिर जो हमारा स्टेटस है विमेन से ऊपर का, वो खत्म हो जाएगा, फिर एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनेगी। तो एक मेन को एक डर भी होता है, एक सेंस ऑफ अलार्म भी होता है उसके अंदर, कि भाई विमेन अब ज़्यादा कॉन्शियस हो रही हैं चीज़ों को लेके। लाइक पहले के टाइम पे क्या होता था कि विचेस के नाम पे विमेन को हंट किया जाता था, विमेन को मारा जाता था। द एक्सटेंट ऑफ दिस प्रोसिक्यूशन डज नॉट यूजुअली सीम टू बी रियलाइज। और ऐसा बोला जाता था कि जो विडोज होती है ना, वो लाइक विचेस हैं उसको बोल के, और फिर मारने की कोशिश की जाती थी। और ये ज़्यादातर काम जो ये इस तरह के काम होते थे, वो टेम्पल या फिर चर्च के जो हेड हैं उनके द्वारा ही किया जाता था, जो बिशप्स होते थे। तो बिशप्स लोग ही ऐसे विचेस विमेन को विचेस बोल के उसको मारने के काम करते थे। जैसे कि एक बिशप था जो 500 विचेस को 3 मंथ के अंदर उसने मार दिया था, ठीक है। लाइक विमेन को विचेस बोल के मार दिया था। एंड अनदर जो दूसरा बिशप था वो 600, और तीसरा जो है 900। तो मतलब इस तरीके से विमेन का लाइक प्रोसिक्यूशन हो रहा था, जस्ट बिकॉज कि विमेन एक असर्ट कर रही थी यूरोप के अंदर, उनके पास एक पावर आ रहा था और एक पावर का कॉन्शियसनेस डेवलप हो रहा था। इसको दबाने के लिए लाइक जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो विमेन को सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी, विचेस बोल के उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा एक बोला जाता है कि जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थी यूरोप के अंदर, जो होली ऑफिसेस थी, चर्च जो था, वो 30,000 विचेस को लाइक उन्होंने 150 ईयर में, लाइक 150 ईयर्स के अंदर उन्होंने ख़त्म कर दिया। और दिस वाज मास टेररिस्टिक इंटिमिडेशन ऑफ वुमेन। और ये बेसिकली था क्या? बेसिकली ये विमेन को एक डराने का, उनको धमकाने का, उनको सप्रेस करने का एक दूसरा तरीका था रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि हम लाइक विमेन को जो सर्ट कर रही थी उनको, खासकर जो विडोज थी उसको विचेज बोल के उनको मारने का एक चलन स्टार्ट हो गया था। उसके नाम पे भी लाइक जो विमेन असर्ट करती थी उनको मरवाने की कोशिश करते थे। ये एक टेररिस्ट इंटिमिडेशन था, एक मतलब आतंकी तरीके से डराने की कोशिश करते थे। पावर प्रेशर ऑफ सर्फ एंड वीमेन। अब हम देखेंगे कि कैसे सर्फ और वीमेन पावर असर्ट करते हैं। 1844 में ब्रिटिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ऐसा बोला जाता है कि जो प्रीलेट्स है ना, जो धर्माध्यक्ष हैं, जो मतलब हेड ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो सर्फ को, जो लोअर स्टेटस पर जो लोग होते थे, जो पीजेंट्स और सर्फ होते थे, उसको और विमेन को वसीयत लाइक प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं दे रहे थे।
तो इसको लेकर कंप्लेन किया जाता है ब्रिटिश हाउस के अंदर, विच इज़ अगेंस्ट रीजन, जो कि एक रीजन एंड रिक्वेस्टेड द किंग टू आउटलॉ सच प्रैक्टिस, और बोला जाता है कि ये बिल्कुल ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेतुका बात है और इसको ख़त्म करना चाहिए। किंग को ऐसा बोला जाता है, किंग के सामने ऐसा मतलब एप्लीकेशन जाता है कि किंग के सामने ऐसा प्रार्थना किया जाता है कि इसको ख़त्म किया जाए। तो किंग ऐसा बोलते हैं कि जो कानून है वो रीजन के हिसाब से चलना चाहिए, और लॉ एंड रीजन मतलब साइंटिफिक टेम्पर से उसको काम करना चाहिए, और विमेन और सर्फ को भी राइट्स मिलने चाहिए ताकि वो प्रॉपर्टीज़ को रख सके, वसीयत को रख सके, विल्स को रख सके, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए हुआ, और ये किसानों के फेवर में और विमेन के फेवर में ये नतीजा इसलिए जाता है क्योंकि जो पीजेंट रिवॉल्ट्स हुए थे ना यूरोप के अंदर, खासकर जो इंग्लैंड के अंदर हुए थे, इस कारण से एक बहुत प्रेशर आ गया था जो रूलिंग क्लास था उसके ऊपर कि अगर इनको राइट्स नहीं मिलेंगे तो फिर ये और भी ज़्यादा एसर्ट करेंगे, रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, इसलिए इनको राइट्स दे दिया जाए। इस कारण से किंग ये राइट्स सर्फ को और विमेन को देते हैं। ये तो हमने देख लिया कि सर्फ की बात की, सर्फ को चलो पीजेंट रिवॉल्ट्स के लिए के कारण उनको प्रेशर में आकर उनको राइट्स मिल गया, लेकिन विमेन को क्यों राइट्स मिल गया कि वो वसीयत रख सकती हैं? इसके पीछे भी कारण होगा। तो ऐसा लॉजिक दिया जाता है कि विमेन भी उस टाइम पे कॉन्सिडरेबल पावर रख रही होंगी। हाँ, ऐसा पीजेंट्स की तरह वो लोग मोबिलाइज होकर रिवॉल्ट तो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन एक कॉमन कॉन्शियसनेस होगा सबके अंदर, एक विमेन के अंदर इन जनरल कॉमन यूनाइटेड फीलिंग होगा कि वो असर्ट करने का, तभी इस बात की भनक राजा को भी चली, ठीक है, पता चली कि भाई विमेन भी का भी एक कॉमन मोटिव है कई चीज़ों को लेके, अगर उनको भी राइट नहीं मिलेगा तो कल को जाकर वो भी रेवोल्यूशन कर सकती हैं, तो इस कारण से उनको राइट मिला होगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है हिस्ट्री में के अंदर जो हमें समझनी पड़ती है, पैटर्न को समझना पड़ता है। तो विमेन का जो स्टेटस जो चेंज हुआ था उस कारण से उनको दूसरे कई फील्ड्स में भी राइट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमने देखा कि फ्यूडल यूरोप के अंदर कैसे विमेन का स्टेटस होता है, और फिर कैसे उनका स्टेटस बदलता है टाइम के साथ, क्या क्या असर्शंस वो करती हैं और किस तरीके से उनको कई सारे राइट्स मिलते हैं। तो आई होप यू गेट द पॉइंट and understand this whole lecture, and if you did, please like, share and subscribe.